औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हम दो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ चुके हैं, जो कि 23 मार्च 1956 को और 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट हुआ था इस मुल्क में। तो वो एक साल 1.5 साल तक चला और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तकरीबन 7 साल तक चला। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 7 अक्टूबर 1958 को ख़त्म हुआ, जबकि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1973 को ख़त्म हो 25 मार्च 1969 को ख़त्म हो गया था, एब्रोगेट हो गया था। अब जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना 14 अगस्त 1973 को, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है दिया था उसकी गवर्नमेंट ने। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी तक एब्रोगेट नहीं किया गया, हाँ सस्पेंड किया गया है लेकिन एब्रोगेट नहीं किया गया। तो थर्ड मार्शल लॉ लगने के बाद यानी 5 जुलाई 1977 को पहली दफा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड किया गया, नॉट एब्रोगेटेड। यहाँ पर क्या हो गया 5 जुलाई 1977 को, क्योंकि थर्ड मार्शल लॉ लग चुका था, तो ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आ गई थी और भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी, जो फेडरल में थी, मीन जो सेंटर में थी या प्रोविंस में थी, तो दोनों को जो है ख़त्म कर दिया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको बैन कर दिया गया, और जितनी भी नेशनल और जो इस प्रोविंशियल असेंबली है वो दोनों डिसॉल्व हो गए थे। अब जो सेकंड टाइम इसको सस्पेंड किया गया तो वो दौर था 12 अक्टूबर 1999, और वो था मुशर्रफ का दौर। तो मुशर्रफ ने याद रखे इमरजेंसी लगाई थी, न कि मार्शल लॉ, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के बाद इन्होंने अपने लिए एक ओहदा बनाया जिसको एग्जेक्टिव कहते हैं। तो वो पाकिस्तान के एग्जेक्टिव पोजीशन पर थे, न कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इस बिना पर दो दफा इसको सस्पेंड किया गया, एक 5 जुलाई 1977 को और 12 अक्टूबर 1999 को। तो दोनों दफा जो है आर्मी के दौर में जो है ये सस्पेंड किया गया था। अब आते हैं कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है, तो इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये है, एक तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात ये है कि इसमें टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। अब अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि सर कि इसमें जो है बाद वक़्त अमेंडेड हो जाती है, 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो ये तो होनी चाहिए 306। तो ये इस तरह नहीं होता बेटा, ये इस तरह होता है कि 10 आर्टिकल 10 में अमेंडमेंट्स हो गए तो वो 10A बन जाता है, 25 में हो तो 25A बन जाता है, उसी में अमेंडमेंट होते हैं। तो इसलिए उनके साथ सिर्फ ABC का इजाफा किया जाता है, न कि हेन से बदले जाते हैं। तो ये बात जहन नशीन कर लें। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जो कि 12 मार्च 1949 को पास किया गया था। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये यहाँ पर एज ए प्रेम्बल इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये कही गई 1973 में कि इस्लाम शैल बी द स्टेट ऑफ द रिलीजन, कि जो 1956 और 1972 इन दोनों में जो कहा गया था कि इसमें स्टेट के रिलीजन के मुतालिक कुछ बात नहीं थी, जबकि पहली दफा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, यानी पाकिस्तान का जो रिलीजन है, जो स्टेट का रिलीजन है, वो इस्लाम ही होगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स आपके एजुकेशन के राइट्स हैं, आपके फेयर ट्रायल के राइट्स हैं, आपके फ्री स्पीच के राइट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, आपके रहने सहने का राइट्स है। आपको बगैर किसी वारंट के या बगैर किसी जो आप गलत काम करते इसके बगैर आप उस जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो 8 से लेकर 28 तक आर्टिकल ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हर एक पाकिस्तानी सिटीजन को हासिल होते हैं। जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये एक बाइकेमरल था। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि यूनिकेमरल और बाइकेमरल में फ़र्क है। यूनिकेमरल कहते हैं जिसमें सिर्फ नेशनल असेंबली थी, जबकि बाइकेमरल में जो होते हैं वो नेशनल असेंबली भी होती है और सेनेट भी होती है। सेनेट को कहते हैं अपर हाउस और नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस।
अपर हाउस में जो उस वक्त जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 63 मेंबर थे, फिर ये 104, अब ये फिर 100 हो गए आफ्टर मर्ज ऑफ फाटा। अवर नेशनल असेंबली में थे 200, ये अब 342 है, अब फाटा के मर्ज होने के बाद ये 363 हो गए हैं। तो ये कंपोजिशन है पार्लियामेंट की, जो कि पार्लियामेंट निकला है पार्लिमा से, जो कि फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है, जिसमें जहां पर जिसका मतलब है बहस मुबाहिसा करना। तो पार्लियामेंट में दो दड़े होते हैं, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। अपर हाउस जो है वो उस वक्त 63 मेंबरान पर मुश्तमिल होता था और लोअर हाउस जो है 200 मेंबरान पर मुश्तमिल होता था। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी मौका मिले तो सेनेट के जो सेनेटर होते हैं उसके इलेक्शन किस तरह होते हैं इस पर बात करेंगे। नेशनल असेंबली के तो हम और आप चुनते हैं, वो एक दो वोट डालते हैं, एक एमपीए के लिए, एक एमएनए के लिए। एमएनए का मतलब ये है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमपीए मतलब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो ये इस तरह, लेकिन सेनेट के इलेक्शन अलहदा होते हैं, तो उस पर भी जो इसके लिए एस टीवी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एस टीवी सिंगल ट्रांसफर वोट वो भी जो है डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह होता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है कि 1956 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में 1956 और 1962 में जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और बंगाली थी, क्योंकि 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए वहां पर उर्दू और जो बंगाली थी वो नेशनल लैंग्वेज थी। अब जब पाकिस्तान पाकिस्तान जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रहता। तो इसलिए जो उर्दू लैंग्वेज है, जो मगरबी लैंग्वेज, जो मगरबी पाकिस्तान में राइज थी, तो उसी को क्या किया जाता है, नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है फॉर 15 ईयर्स अप टू 1988। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि जो भी फैसले यहाँ पर किए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो आइन के ज़िम्मे में देखे जाते हैं जुडिशरी के जरिए, और जुडिशरी को मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो अपने फैसले किसी के अंडर प्रेशर जो है ना करें, बल्कि जो जिसका हक है उसको जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी मतलब उसको अपना काम किया जा सके, कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर अपने कामों को सरअंजाम दे सके। नंबर 8, डायरेक्ट इलेक्शन मेथड। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया। देखिए पहले 1962 में जो था वो इनडायरेक्ट था, हम बीडी सिस्टम को और बीडी सिस्टम पर वो जाकर वो इलेक्शन करवाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने जो बीडी सिस्टम मेंबरान जो थे वो वो पहले आम मेंबरान को चुना जाता गांव और तहसील की सतह पर, फिर वो बीडी सिस्टम में के मेंबर चुनते थे, तो फिर वो जाकर जो है प्रेसिडेंट को चुनते थे। जबकि यहाँ पर हम अपने नेशनल असेंबली के लिए अपने बंदे को खुद चुनते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन के तौर पर जो है सराहा जाता है, और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो है शामिल है। नंबर 10 ये है कि इस्लामिक सिस्टम, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन डाले गए, ताकि इस इस्लामिक प्रोविजंस के जरिए इस मुल्क में इस्लामी उसूलों की पाबंदी राइज किए जा सके, और इंश्योर किया जा सके कि इस मुल्क में इस्लामिक सिस्टम ही मौजूद है। इस्लामिक प्रोविजन कौन कौन से हैं, जो कि ऑलरेडी हम 1956 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, कि जिनाकारी और गैम्बलिंग और ज़हीर अंदोजी और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं ये इसके ज़िम्मे में आ जाती हैं। फेडरल सिस्टम, यहाँ पर भी फेडरल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, और फेडरल सिस्टम में ये बताया गया कि a federal system was introduced with a सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक सेंटर होगा, और बाकी 4 सूबे उसके जो है वो क्या होंगे, इसके यहाँ पर ये इसके प्रोविंशियल सिस्टम जो है होगा। तो लिहाजा सेंटर और प्रोविंशियल सिस्टम, कुछ इख्तियारात फेडरल सिस्टम में, कुछ इख्तियारात जो हैं वो प्रोविंस के साथ होते हैं, और कुछ इख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और सेंटर ही उनको प्रोविंस को इख्तियारात तकसीम करता है। रिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन,
नंबर 12, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, अनरिटन, फ्लेक्सिबल और रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चार किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का है, जो सबसे रिज्ड है, जो 1775 76 तक से लेकर आज तक आई थिंक 7 है या अप टू 10 तक अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं। क्योंकि उसमें क्योंकि 50 स्टेट्स हैं और उनको उसमें मेजॉरिटी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड भी है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज नॉट इजी टू मेक अमेंडमेंट इन इट। टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर भी ये नहीं कि बस बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, नहीं, रिज्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो इसमें भी अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है। तो बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट स्लाइड जो हमारा है वो है कि आज तक, मतलब ये है कि 25th अमेंडमेंट, और अभी तक जो है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं 26 अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। इसमें 9th 11th और 15 जो अमेंडमेंट है वो अभी तक इसमें पास नहीं हुआ है। ये भी आप जहन नशीन कर दें। अच्छा, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसके कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये देखने को मिलता है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से मेन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनको एनलिस्टेड किया हुआ है, उनको जमा किया हुआ है, और उनके मजमूए का नाम जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी 1962 और 56 और 62 की तरह इस्लामिक प्रोविजन पर भी जो है इनका अहाता करती है, और ऐसे जितने भी गैर इस्लामिक हैं और जो लाज हैं उनके लिए वो क्या, उनके लिए ये बताते हैं कि ऐसे जितने भी लाज हैं जो इस्लाम से टसल खाते हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान की जो 956 है या 62 है उससे बढ़कर जो सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक मिला है पाकिस्तान को, तो वो 1973 का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेटा उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 अमेंडमेंट, 17 अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट। फिर नेक्स्ट वीडियो में 18 अमेंडमेंट को हम पढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।